गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन ढांडा। वी वर स्टडिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th द लिविंग वर्ल्ड। टुडे इज़ द लेक्चर 5th ऑफ दिस चैप्टर। हम टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी कर चुके थे। एक छोटा सा टर्म और भी है और उसके बाद हम टैक्सोनॉमी का हायरार्ची को स्टडी करेंगे। एक छोटा सा टर्म है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स क्या है? एक न्यू ब्रांच है बायोलॉजी की, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल्सो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। मतलब टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स अर्लियर, पहले तो टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स को इंटरचेंजेबल मानते थे। ये मानते थे कि टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स एक ही चीज़ है। लेकिन रिसेंटली अब हम लोग ये मानते हैं कि सिस्टेमैटिक्स एक बिगर ब्रांच है, एक बड़ी ब्रांच है। सिस्टेमैटिक्स एक बड़ी ब्रांच और टैक्सोनॉमी सिस्टेमैटिक्स का पार्ट है। सिस्टेमैटिक्स क्या है? सिस्टेमैटिक्स है टैक्सोनॉमी। सिस्टेमैटिक्स के अंदर इस ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम टैक्सोनॉमी तो करेंगे ही करेंगे। टैक्सोनॉमी आपको पता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इसके अंदर वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा टैक्सोनॉमी तो आ ही गया, इसके अलावा इट ऑल्सो कंसिडर, इसके अलावा टैक्सोनॉमी की जो 4 बेसिक प्रोसेस थी वो तो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर हम जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, उन ग्रुप्स के बीच में जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो भी हम कंसिडर करेंगे। यानी कि सिस्टेमेटिक्स एक न्यू ब्रांच है जिसके अंदर हम टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी बोल दिया तो आपके दिमाग में 4 टर्म आने चाहिए: करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। वो तो हम करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखेंगे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? ये होता है कि इसमें हम ये पता करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किससे हुआ है। डिफरेंट जो ग्रुप्स या ऑर्गेनिज्म हमने हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हमने जो बना रखे हैं, उनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। ये आगे पढ़ोगे इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर। हमें ये पता है कि ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स बने हैं, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म बने हैं, एंजियोस्पर्म बने। तो इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म का, हम पढ़ेंगे, एक सेपरेट ब्रांच है, वो हम प्लस 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर सिस्टेमैटिक्स की बात आए तो सिस्टेमैटिक्स एक लैटिन वर्ड से राइज हुआ है, दैट्स कॉल्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा से वर्ड ब्रांच बनी सिस्टेमैटिक्स। और जो सिस्टेमा है, सिस्टेमा का मीनिंग होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सिस्टेमा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टेमा? सिस्टेमा का मतलब है सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे है कि जो डिफरेंट ग्रुप हमने बनाए हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। क्लियर हो गया? तो जो सिस्टेमेटिक्स है ये सिस्टमा से राइज हुआ है। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सिस्टेमेटिक्स टर्म है, द टर्म सिस्टेमेटिक्स, जो टर्म सिस्टेमेटिक्स है ये लिनियस ने दिया था, कार्ल्स लिनियस ने। और कार्ल्स लिनियस ने इस टर्म को, सिस्टेमेटिक्स को, अपनी बुक में यूज़ किया था। कौन सी बुक है? सिस्टमा नेचुरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है लिनियस की, जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स के बारे में लिखा है। आपको सभी को पता है लिनियस की 2 फेमस बुक हैं, सिस्टमा नेचुरी और स्पीसीज प्लेंट्रम। स्पीसीज प्लेंट्रम के अंदर तो प्लांट्स के बारे में लिखा और सिस्टमा नेचुरी के अंदर एनिमल्स के बारे में लिखा। तो उसने अपनी इस बुक का जो टाइटल रखा था वो इसी के भी आप पे रखा था, सिस्टमा, सिस्टमैटिक्स या सिस्टमा नेचुरी। ओके, सिस्टमैटिक्स इज ब्रॉडर देन, ब्रॉड है ये टैक्सोनॉमी छोटा हो गया और सिस्टमैटिक्स बड़ा हो गया। यानी कि सिस्टमैटिक्स का, सिस्टेमैटिक्स किसके से मिलके बना है? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और टैक्सोनॉमी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इन दोनों को जोड़ने से क्या आ जाएगा? सिस्टेमैटिक्स आ जाएगा। तो सिस्टेमैटिक्स क्या है? एक बिगर ब्रांच है, ब्रॉड टर्म है, ब्रॉडर देन टैक्सोनॉमी है। पहले इनिशियली टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स को एक ही मानते थे, एक ही चीज़ है। लेकिन रिसेंटली हम ये मानते हैं कि सिस्टेमैटिक्स इज ब्रॉडर देन टैक्सोनॉमी। तो सिस्टेमैटिक्स के अंदर टैक्सोनॉमी तो आएगा ही आएगा, मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये 4 चीज़ तो आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा सिस्टेमैटिक्स के अंदर
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी आएगा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोल दो या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल दो, एक ही बात है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम ये स्टडी करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किससे हुआ है, ये बोल दो। या इट्स आल्सो कॉल्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है ये स्टडी करना, दैट्स कॉल्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था सिस्टमेटिक्स, बड़ा अच्छा है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन जाते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे यू विल गेट योर दीज क्वेश्चन फ्रॉम सिस्टमेटिक्स इन द एक्सरसाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज आपके पास हैं, वट एवर द बुक यू आर फॉलोइंग, उसके अंदर आपको ये मिलेंगी। आज जो हमारा मेन लेक्चर है वो है टैक्सोनॉमी का हायरार्ची। हायरार्ची का मतलब होता है, हायरार्ची का मतलब होता है कोई हायर चीज़ बनाना, मतलब सिंपल सब्सटेंस से, मतलब सिंपल चीज़ें से हम बड़े रैंक की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हायरार्ची की बात करूं, जिस प्रकार से सिटी से, जिस प्रकार से विलेजेस से डिस्ट्रिक्ट बनती है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बनता है, स्टेट से कंट्री बनता है, कंट्री से कंटिनेंट्स बनते हैं, तो ये हायरार्ची है। क्या है ये? लोअर रैंक टू हायर रैंक। तो टैक्सोनॉमी का हायरार्ची, जिसके अंदर हम टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी, टैक्सोनॉमी पता एक सिंगल स्टेप, टैक्सोनॉमी जो है ये कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। अगर आपको टैक्सोनॉमी करना है तो आपको ना कई सारे रैंक तैयार करने पड़ेंगे, एक हायरार्ची तैयार करनी पड़ेगी। टैक्सोनॉमी इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। लेट्स सी। तो टैक्सोनॉमी का हायरार्ची क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है इन विच वेरियस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, टैक्सोनॉमिक ग्रुप, जैसे टैक्सोनॉमिक ग्रुप या टैक्सा क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। आर अरेंज्ड इन फिक्स्ड ऑर्डर, एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज। ये क्या है अभी क्लियर होएगी डेफिनेशन, शांति रखो एक बार ध्यान रखें। जो क्लासिफिकेशन है ये कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करनी है, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है तो आपको उसके अंदर कई सारी चीज़ें बतानी होती हैं। उसकी स्पीसीज क्या है, उसकी जिनस क्या है, उसकी क्लास क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, उसकी कई सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन के अंदर कई सारे स्टेप्स, हायरार्ची ऑफ स्टेप्स, हायरार्ची ऑफ स्टेप्स का मतलब है स्टेप्स की अरेंजमेंट है, लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, इन विच ईच स्टेप, और यहाँ पे हर एक स्टेप, हर एक स्टेप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रैंक को या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सी। ये आपके सामने मैंने टैक्सोनॉमी का हायरार्ची बना रखी है। ये है आपकी टैक्सोनॉमी का हायरार्ची, दिस इज ए टैक्सोनॉमी का हायरार्ची। ये हायरार्ची है। यहाँ पे इसमें देखो फर्स्ट रैंक 1 2 3 4 5 6 7, 7 रैंक हैं, 7 रैंक हैं। ये यहाँ पे हर एक स्टेप, ये एक, ये दूसरा, ये हर एक क्या है? एक स्टेप है, एक रैंक है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ओके। इट इन्वॉल्व क्या? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हायरार्ची ऑफ स्टेप्स, मतलब आपको कुछ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। ये सारे हायरार्ची ऑफ स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप हैं इस हायरार्ची के अंदर। अगर इन सभी को, इन सभी रैंक को, टैक्सा को, कैटेगरीज को अगर मैं अरेंज कर दूं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दूं, तो मेरे पास एक हायरार्ची तैयार हो जाएगी। क्या तैयार हो जाएगी? मेरे पास एक हायरार्ची। यहाँ पे ध्यान रखें बेटा, यहाँ पे ये क्या है? इसमें ये 7 रैंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रैंक हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो ये क्या है? रैंक है। इसको आप रैंक बोल दो या फिर इसको आप कैटेगरी बोल दो या इसको आप टैक्सा बोल दो, एक ही बात है। तो कई सारे टैक्सा को, कई सारी कैटेगरीज को हमने या रैंक को हमने अरेंज किया है एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क में, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बन जाएगी। देखें अगला पॉइंट। तो क्लासिफिकेशन में क्या है? सिंगल स्टेप नहीं है। इट इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन में क्या, किसकी जरूरत है? हायरार्ची ऑफ स्टेप्स, कई सारे स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। इन विच ईच स्टेप, यहाँ पे हर एक स्टेप, यहाँ पे 7 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हर एक स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक या कैटेगरी। यहाँ पे हर एक क्या है? एक रैंक है, एक कैटेगरी है, एक टैक्सा है। ओके। कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। देखो इस पूरी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ये क्या है? पार्ट्स हैं। ये एक पार्ट है, ये कैटेगरी, एक पार्ट, एक रैंक, एक ही बात है। तो इस पूरी हायरार्ची के अंदर ये क्या है? एक पार्ट है। कितने पार्ट? इसमें 7 पार्ट है। कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, हैंस इनको क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्योंकि इस टैक्सोनॉमी के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो इसका ये एक पार्ट है, एक रैंक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। और इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, 7 टैक्सोनॉमिक रैंक हैं। इन कैटेगरीज को अगर हम अरेंज कर देंगे, एक सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बन जाएगी। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या होता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। जितनी भी आपकी ये हैं, जितनी भी आपकी ये टैक्सोनॉमिक रैंक हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, अगर मैं इनको अरेंज कर दूं तो ये पूरा जो मेरे पास एक बन जाएगा, इसको मैं क्या बोलूँगा? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बोलूँगा। ओके, यहाँ पे ईच कैटेगरी, कितनी कैटेगरीज बताई अभी आपको मैंने? 7 कैटेगरी बताई। क्या है? एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, क्लासिफिकेशन को। मतलब क्लासिफिकेशन के लिए आपके पास कितने यूनिट हैं? 7 यूनिट हैं। या ईच कैटेगरी, यहाँ पे हर एक कैटेगरी, ये हर एक कैटेगरी क्या है? एक टैक्सा है। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट ए रैंक या टैक्सा। हर एक कैटेगरी एक रैंक है, एक टैक्सा है। तो इसमें डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट, जैसे अब डॉग, मैंने आपको बोल दिया डॉग, सॉरी डॉग वर्ड यूज़ करें हम, डॉग, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सारे अलग अलग टैक्सा हैं, ये सारी अलग अलग कैटेगरी हैं। ह्यूमन एक अलग कैटेगरी है, स्नेक एक अलग कैटेगरी है, डॉग एक अलग कैटेगरी है, कैट एक अलग कैटेगरी है। तो ऑल ऑफ दीज आर द कैटेगरी है टैक्सा। लेकिन एक ध्यान से सुनना, एनिमल, मैमल्स और डॉग, एंड ये तो एक स्पीसीज है। डॉग तो क्या है? एक स्पीसीज। मैमल क्या है? मैमल्स आपका एक ऑर्डर हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर नहीं, मैमल्स फाइलम, क्लास हो जाएगी। मैमल्स क्या हो जाएंगे? क्लास। और एनिमल क्या हो जाएगा? किंगडम हो जाएगा। यानी कि ये कैटेगरी है, ये टैक्सा है, ये कैटेगरी भी है, टैक्सा भी है। टैक्सा बोल दो या कैटेगरी बोल दो, टेक्निकल टर्म है टैक्सा। टेक्निकली जो एक्यूरेट टर्म है वो है टैक्सा। तो ये सारे टैक्सा हैं, लेकिन ये सारे अलग अलग लेवल पे हैं। ये सारे क्या है? सभी का लेवल क्या है? अलग है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोल दिया मैंगो एंड प्लांट। अब मैंगो तो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंगो एक अलग रैंक है, और प्लांट क्या है? कि किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों टैक्सा है। द टर्म मैंगो एंड द टर्म प्लांट, दोनों, मैंगो इज आल्सो ए टैक्सा, एक ग्रुप है, एक रैंक है। प्लांट इज आल्सो ए रैंक या कैटेगरी या टैक्सा है। लेकिन मैंगो और प्लांट दोनों टैक्सा एट डिफरेंट लेवल हैं। मैंगो इज ए स्पीसीज, जब मैं मैंगो बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में एक स्पीसीज, एक प्लांट आ रहा है। लेकिन जब मैं प्लांट बोल रहा हूं तो बहुत ऑल प्लांट्स सारे आ जाएंगे। मतलब प्लांट क्या है? किंगडम है। तो मैंगो भी एक टैक्सा है, प्लांट भी एक टैक्सा है, लेकिन मैंगो और प्लांट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल है। जैसे एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने आपके यहाँ पे, एनिमल, मैमल और डॉग। जैसे ही मैं बोलता हूँ डॉग, तो आपके दिमाग में सिर्फ डॉग दिखाई देंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे ही बोला कि मैमल, तो आपके दिमाग में बहुत सारे मैमल्स की पिक बन जाएगी। तो डॉग एक अलग रैंक है, एक अलग टैक्सा है, मैमल्स एक अलग टैक्सा है। और मैंने बोल दिया मैं एनिमल, तो आपके दिमाग में बहुत सारे एनिमल्स की पिक आ जाएंगे। तो एनिमल एक अलग टैक्सा है। तो ये सारे के सारे टैक्सा हैं, बट एट ए डिफरेंट लेवल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दीज आर द टैक्सा। ये वीट है, राइस है, प्लांट है, ये सारे एनिमल हैं, मैमल है, डॉग, कैट, ऑल ऑफ दीज आर द टैक्सा। लेकिन ये सभी क्या है? अलग अलग लेवल पे हैं। क्या है? अलग अलग लेवल। ओके, द टर्म टैक्सा फॉर एनिमल, द टर्म टैक्सा जो वर्ड दिया था ये एडोल्फ मेयर ने दिया था। अच्छा टर्म है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन टर्म अच्छा है। और प्लांट्स के लिए जो टैक्सा था वो एच.जे. लैम ने दिया था। ये याद रखो तो रख लेना, आउट ऑफ एनसीईआरटी। जो टैक्सोनॉमी का हायरार्ची बना रखी है, जो आपके सामने टैक्सोनॉमी का हायरार्ची है, इट वाज मेड बाय लिनियस। इट वाज मेड बाय लिनियस। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का हायरार्ची कौन है? लिनियस है। हु गेव द टैक्सोनॉमी का हायरार्ची? लिनियस है। टैक्सोनॉमी का हायरार्ची क्या है? व्हाट इज टैक्सोनॉमी का हायरार्ची? टैक्सोनॉमी का हायरार्ची है डिफरेंट रैंक को अरेंज करना एक सीक्वेंस में। फ्रेमवर्क है, डिफरेंट कैटेगरीज को अरेंज करने का एक तरीका है। जब हम डिफरेंट कैटेगरीज को, डिफरेंट रैंक को या डिफरेंट टैक्सा को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर देंगे तो हमारे पास एक आयरची आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक आयरची। और इस आयरची को टैक्सोनॉमिक क्यों बोला? क्योंकि
ये मेरी टैक्सोनॉमी में हेल्प कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं टैक्सोनॉमी का हायरार्ची नहीं, मैं ना प्लेस हायरार्ची बनानी है आपको। लेट मान लो आपको प्लेस की हायरार्ची बनानी है, तो सबसे नीचे आप क्या लोगे? विलेज। विलेज से फिर डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे विलेज मिलकर डिस्ट्रिक्ट बन जाएगी, डिस्ट्रिक्ट एक अलग रैंक हो गया। डिस्ट्रिक्ट से क्या बन जाएगा? स्टेट, अलग रैंक हो गया। स्टेट से क्या बन गया आपका? कंट्री, कंट्री से कॉन्टिनेंट वगैरह जो भी है वर्ल्ड बन जाएगा। तो ये आपकी जो हायरार्ची बनी है किसकी बन गई? ये प्लेस की हायरार्ची बन गई। किसकी हायरार्ची बन गई? प्लेस की। तो हमने टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में जो हम हायरार्ची बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी का हायरार्ची। डोंट बी कंफ्यूज। ओके, अब ये जो टैक्सोनॉमी का हायरार्ची है इट वाज गिवन बाय कार्ल्स लिनियस। हो गया उधर टैक्सोनॉमी का हायरार्ची कार्ल्स लिनियस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इस हायरार्ची के अंदर यू कैन सी, इस हायरार्ची में 7 कैटेगरीज हैं और ये जरूरी हैं। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करना है, हायरार्ची बनानी है, तो ये रैंक जरूरी है, ओब्लिगेटरी है। ये इतनी कैटेगरीज, 7 कैटेगरीज होना कंपलसरी है। तो टैक्सोनॉमी का हायरार्ची के अंदर कितनी ओब्लिगेट कैटेगरीज हैं? 7। ओब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्ट, जरूरी है, इतनी तो नहीं, राइट। शुरू में इनिशियली जो लीनियस ने आयरची बनाई थी, इनिशियली जो लीनियस ने आयरची बनाई थी उसमें सिर्फ 5 रैंक थे, 5 कैटेगरी बनाई थी उसने। उसके अंदर इसने फाइलम, ये फाइलम और फैमिली को काउंट नहीं किया था। ध्यान रख लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शुरू में जो लिनियस ने आयरची बनाई थी, अर्लियर जो आयरची मेड बाय लिनियस थी, दैट वाज ओनली हैज 5 रैंक, 5 कैटेगरी, 5 टैक्सा थे। कौन कौन से थे आपको पता है, बता दिया। फैमिली और फाइलम वर्ड को हटा दो, 5 बच जाएंगे। लेकिन जो आजकल हम टैक्सोनॉमिक आयरची यूज कर रहे हैं उसमें टोटली ओब्लिगेट 7 तो कंपलसरी हैं, ओब्लिगेट हैं, जरूरी हैं। इन दो को, किसको? फाइलम को और फैमिली को बाद में ऐड किया था, एडिड वर लेटर, ये बाद में ऐड की गई थी। तो रिसेंटली आज जो हम टैक्सोनॉमी का हायरार्ची, अब इसमें 5 तो लिनियस की थी, 2 बाद में ऐड की गई थी, लेकिन इस पूरी को हम बोलते हैं कि ये टैक्सोनॉमी का हायरार्ची मेड बाय लिनियस है। कितनी ओब्लिगेट कैटेगरीज हैं? 7 है। अगला पॉइंट, इस हायरार्ची में हाईएस्ट रैंक कौन सा है? किंगडम है। लोएस्ट रैंक स्पीसीज है। अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो मैं असेंडिंग हायरार्ची की बात कर रहा हूं। अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डिसेंडिंग हायरार्ची हो जाएगी। डिसेंडिंग रैंक, डिसेंडिंग लेवल पर रेंज करना है तो पहले किंगडम देन लास्ट में स्पीसीज आ जाएगा। एग्जाम में आ जाए कि अरेंज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। अरेंज द टैक्सोनॉमिक रैंक, ये सारे टैक्सोनॉमिक रैंक हैं। अरेंज द वेरियस टैक्सा, ये टैक्सा दे दिया आपको मैंने, सारे टैक्सा हैं। इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग लेवल पर रेंज करो तो आप कर सकते हो। असेंडिंग स्पीसीज टू किंगडम, डिसेंडिंग किंगडम टू स्पीसीज। तो आपके सामने मैंने असेंडिंग बना रखी है। असेंडिंग अगर बनाएंगे तो लोवेस्ट रैंक क्या है? स्पीसीज है। लोवेस्ट रैंक एज यू कैन सी स्पीसीज, और हाईएस्ट रैंक क्या है? किंगडम है। ओके, कितनी ओब्लिगेट कैटेगरीज हैं? 7 है। याद रखने का तरीका, ये सीक्वेंस एज डीज याद रखना पड़ेगा आपको। इसका याद रखने का एक सेंटेंस बना रखा हमने, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। भाई पोट क्लीन रखो अदरवाइज तो फैमिली बीमार हो जाएगी। ये सिंपल सेंटेंस बना रखा हम लोगों ने याद रखने का। इसके फर्स्ट टर्म वर्ड को ले लें, किंगडम के कीप का के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जिन्नस और एस फॉर सिक। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। कई बार ना आपको लगता है कि सर ये तो याद हो गए, भाई ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। MCQs आते हैं आपके सीक्वेंस के बिहाफ पे, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना ज़रूरी है। ओके, तो याद रख लेना। इसके अंदर 7 तो ओब्लिगेट हैं और सम टाइम ना टैक्सोनॉमी का हायरार्ची में और भी रैंक हम ऐड कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड सब कैटेगरीज, दे आर कॉल्ड सब कैटेगरीज। जैसे आपने सुना है सब किंगडम, सुपर क्लास, सब क्लास, सब फाइलम, सब फैमिली, आपने ये वर्ड सुने हैं, सुपर ऑर्डर। तो ये भी ऐड कर सकते हैं हम, राइट। वैरायटी, स्पीसीज से भी एक लोअर रैंक होता है फॉर प्लांट्स। ब्रीड, एक रैंक लोअर देन स्पीसीज फॉर एनिमल्स। तो दे आर द सब कैटेगरीज, या सब कैटेगरीज बोल लेंगे उनको हम। तो बहुत सारी सब कैटेगरीज मैंने अभी आपको बताई हैं। ओके, एक टैक्सा में, एक टैक्सा में जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आप कोई भी एक स्पीसीज देख लो, मैंने बोल दिया वुमन, सभी वुमन की स्पीसीज सेम है, तो
इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या में होंगे, सिमिलर होंगे। एक टैक्सा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके कैरेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, अगर जिन्नस की बात करें, हम पढ़ेंगे आगे जिन्नस क्या है। जिन्नस होता है एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना हम, सिमिलरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन टैक्सा, दोबारा फिर सुन ले क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सिमिलरिटीज अमोंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए टैक्सा कम होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें स्पीसीज में मान लो जो ऑर्गेनिज्म आप उनके करेक्टर देखो, सिमिलरिटी ज़्यादा मिलेगी। फिर आप जिन्नस में, एक जिन्नस में जितने ऑर्गेनिज्म उनकी सिमिलरिटीज देखो कम मिलेंगी। फैमिली में, क्योंकि जिन्नस के अंदर क्या है, कई सारी स्पीसीज हैं, फैमिली में कई सारी जिन्नस हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सिमिलरिटीज अमोंग द ऑर्गेनिज्म विद इन टैक्सा, उसी टैक्सा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक टैक्सा ले लिया मैंने क्लास, इसमें 100 ऑर्गेनिज्म है, और मैंने एक टैक्सा ले लिया स्पीसीज, इसमें भी 100 ऑर्गेनिज्म है, मान लो लेट। तो इन 100 के आपस में करेक्टर और इन 100 के आपस में करेक्टर, किस में ज़्यादा सिमिलरिटीज मिलेंगी, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज ज़्यादा मिलेंगी, यहाँ पे कम मिलेंगी। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहोगे सिमिलरिटीज अमोंग द ऑर्गेनिज्म क्या होती रहेंगी, कम होती रहेंगी। ओके, एक टैक्सा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सिमिलरिटीज, उनके करेक्टर क्या होंगे, कॉमन होंगे। कॉमन करेक्टर अमोंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए टैक्सा डिक्रीज, करेक्टर एक टैक्सा के अंदर जो कॉमन करेक्टर है वो कम होते जाएंगे एज वी मूव अप, ऊपर जाएंगे, असेंडिंग जाएंगे। तो इनमें से इतनी रैंक, इतनी कैटेगरीज आप सामने दिखाई दे रहे हो, इनमें से जो रियल में एग्जिस्ट करती है कैटेगरी, रियल में एग्जिस्ट क्या कर रहा है, स्पीसीज की रियल एग्जिस्टेंस है। बाकी जो सारे रैंक हैं वो आर्बिट्रेटरी हैं, वो काल्पनिक हैं, वो बनाए गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्सा जो स्पीसीज है इसकी ना रियल एग्जिस्टेंस है, ये रियल में एग्जिस्ट कर रही है। एक स्पीसीज, फॉर एग्जांपल जितने भी ह्यूमन है सभी एक स्पीसीज में आते हैं, सैपियंस में। तो सैपियंस स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है। इंडिका, इंडिका के अंदर आता है मैंगो, मैंजीफिरा इंडिका, मैंजीफिरा इज द जीनस, इंडिका इज द स्पीसीज। तो ये इंडिका है। बाकी जो सारे हैं किंगडम का कोई रियल एग्जिस्टेंस थोड़ा, यार आर्बिट्रेटरी है ये तो जो टैक्सा स्पीसीज है ये इसका रियल में एग्जिस्टेंस होता है। और बाकी जो टैक्सा हैं, बाकी जो 6 बच गए वो सारे आर्बिट्रेटरी हैं। आर्बिट्रेटरी का मतलब होता है काल्पनिक है, वो हमारे जस्ट मानने हुए हैं, हमने क्लासिफिकेशन को इजी करने के लिए बना रखे हैं। वो टैक्सोनॉमी का हायरार्ची जो हमने बनाई है अभी, ये किस में हेल्प करती है, कि यूज क्या है इसका, ये ना हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बताने में। क्या करने में, ऑर्गेनिज्म की के बीच में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास क्या होगी, टैक्सोनॉमी का हायरार्ची होगी। और टैक्सोनॉमी का हायरार्ची के लिए अगर आपको किसी की टैक्सोनॉमी का हायरार्ची बनानी है तो उसके लिए आपके पास ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर का होना जरूरी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। टैक्सोनॉमी का हायरार्ची अगर आपको करनी है तो आपके पास क्या जरूरी है, करेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये था आपका टैक्सोनॉमी का हायरार्ची। इसमें आपके कुछ टर्म्स और भी हैं, लेट्स सी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे करेक्टरिस्टिक्स अमोंग द ऑर्गेनिज्म क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। लोएस्ट रैंक कौन सा है, स्पीसीज। हाईएस्ट रैंक किंगडम। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब हम है ना एक एक टैक्सोनॉमिक रैंक को, एक एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, एक एक टैक्सा को, ये सारी टैक्सोनॉमिक रैंक हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, टैक्सा हैं। ये भी टैक्सा 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 एट डिफरेंट लेवल, ये टैक्सा है, ये भी टैक्सा 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 टैक्सा, लेकिन ऑल आर द टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। तो अब हम हर एक टैक्सा के बारे में स्टडी करेंगे। लोएस्ट टैक्सा अपना स्पीसीज है। स्पीसीज जो टर्म है, टर्म एंड कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये दिया था भाई जॉन रे ने। ध्यान रख लेना, टर्म जो टर्म वर्ड जो है और जिसका कंसेप्ट वो दिया था जॉन रे ने। उसकी अपनी बुक थी, फेमस बुक है हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंट्रम। इट्स ए बुक ऑफ जॉन रे। एक ही बार इसका नाम आया यहाँ पे, इसने टर्म दिया था स्पीसीज। और इसकी बुक कौन सी, हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंट्रम। और इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्क्रिप्शन है। हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंट्रम में प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी डिस्क्रिप्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर स्पीसीज क्या होता है। गजब का क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट टॉपिक आज का ये, सर व्हाट इज स्पीसीज। तो स्पीसीज को डिफाइन करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो होता है टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट और एक होता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट। स्पीसीज को डिटरमाइन करने का, डिफाइन करने का, स्पीसीज कोई किस ऑर्गेनिज्म
किन ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज सेम होगी, किसकी स्पीसीज अलग होगी, ये निर्धारित करने का हमारे पास दो तरीके हैं, एक टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट और दूसरा बायोलॉजिकल कंसेप्ट। टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। इन दिस, अगर अब बात करें टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट के बिहाफ पे, इन दिस स्पीसीज इज डिटरमाइन, भाई किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज सेम है कि अलग अलग है, ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनकी आउटर अपीयरेंस सेम है, मॉर्फोलॉजी होती है आउटर अपीयरेंस, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी आउटर अपीयरेंस सेम है, दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। तो वो जिनकी आउटर अपीयरेंस सेम है वो क्या होंगी, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज हैं, उनकी स्पीसीज एक होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 3 प्लांट हैं या 3 एनिमल हैं, उनकी आउटर अपीयरेंस बिल्कुल सेम है, तो उन वो टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट के बिहाफ पे उनकी स्पीसीज क्या होगी, सेम होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुलीफ्लावर, कैबेज और खोल खोल। ये कुलीफ्लावर तो होती है आपकी फूल गोभी, कैबेज पत्ता गोभी, और खोल खोल आपको पता ही है। ये तीनों, इनके आउटर अपीयरेंस सेम है, इनकी आउटर अपीयरेंस तीनों की सेम है, इसलिए इसलिए ये तीनों क्या है, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज हैं। टैक्सोनॉमिक स्पीसीज हैं क्या, जिनकी आउटर अपीयरेंस, जिसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जिसके आउटर अपीयरेंस सेम है, दे बिलोंग टू सेम टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, दे बिलोंग टू सेम टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। तो ये था टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट। टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहता है, टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहता है कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनकी आउटर अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस सेम है, दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। लेकिन जो दूसरा कंसेप्ट है बायोलॉजिकल कंसेप्ट, बायोलॉजिकल कंसेप्ट गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, सुना होगा आपने अर्नेस्ट मेयर का नाम, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं इसको, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर ने दिया था ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट। टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट किसने दिया था, जॉन रे ने। बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहता है, ये कहता है कि कोई भी वो दो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीडिंग करके, एनी ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, जो आपस में इंटरब्रीडिंग करके, सेक्सुअल इंटरकोर्स करके, कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल यंग वंस, कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल यंग वंस, दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म अगर आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करके अगर ऐसा बच्चा पैदा कर दें जो आगे भी रिप्रोडक्शन कर सके, फर्टाइल यंग वंस का मतलब होता है ऐसा यंग वंस जो आगे यंग वंस प्रोड्यूस कर सके, तो उन दोनों की स्पीसीज सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूँ, जर्मन शेफर्ड और बुलडॉग दोनों डॉग्स हैं, लेकिन इनके आउटर अपीयरेंस अलग अलग है। लेकिन एक जर्मन शेफर्ड फीमेल ले लो, बुलडॉग मेल ले लो, अगर इनकी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाएंगे तो इनसे बच्चा पैदा होगा जो आगे भी बच्चे पैदा कर सकता है। इसका मतलब जर्मन शेफर्ड और बुलडॉग की आउटर अपीयरेंस तो अलग है, लेकिन बायोलॉजिकली दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहता है कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जिनके आउटर अपीयरेंस, जिन जो आपस में रिप्रोडक्शन करके यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। फॉर एग्जांपल, कैट और डॉग की बात कर लेते हैं। कैट और डॉग अगर आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी लें तो वो यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लॉयन और टाइगर है, मेल फीमेल ले लें, अगर आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब लॉयन और टाइगर दोनों बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। सीधी सी बात है, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड का मतलब है जो आपस में रिप्रोडक्शन करके यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। दिस इज द बायोलॉजिकल कंसेप्ट given by Ernest Mayr. All those organisms which can interbreed with each other and can produce fertile young ones belong to same species. उनकी स्पीसीज क्या होगी, सेम स्पीसीज होगी। क्लियर हो गया ये। अब जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहाँ लागू नहीं होता, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। एक तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ऑब्जर्व नहीं होता। आपको पता है किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, तो वहाँ पे बायोलॉजिकल कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरी कहानी लगता है ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स, जैसे फीमेल हॉर्स और मेल डंकी दोनों की यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं म्यूल, लेकिन ये म्यूल क्या स्ट्राइल है। जब इंटरस्पेसिफिक अगर फर्टाइल हो जाए तो वहाँ पे ये कंसेप्ट क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है।
इसी प्रकार से मेल हॉर्स और फीमेल डंकी तो हिनी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये दोनों क्या है, स्ट्राइल है। क्या है, स्ट्राइल। लेकिन दो अलग अलग स्पीसीज अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करके फर्टाइल प्रोड्यूस कर दें तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। यहाँ पे एक चीज़ और देखें बेटा, यहाँ पे अब देखा जाए तो कुलीफ्लावर, कैबेज और खोल खोल तीनों का आउटर पेरेंट सेम थी, तो इनको मोर्फोलॉजिकल करेक्टर सेम थे, तो इनको सेम सेम स्पीसीज में रखा था। लेकिन अगर हम बात करें तो ये तीनों बायोलॉजिकल डिफरेंट स्पीसीज हैं, ये तीनों क्यों, क्योंकि आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते। और ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं सिबलिंग या क्रिप्टिक स्पीसीज। सिबलिंग या क्रिप्टिक स्पीसीज क्या होती हैं, दीज आर दोज स्पीसीज जिसकी आउटर पेरेंट्स तो सेम होती है, आउटर पेरेंट्स तो क्या है, सेम है, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव क्या है, आइसोलेटेड है। एनी टू स्पीसीज, एनी टू ऑर्गेनिज्म जिसके आउटर पेरेंट्स सेम है लेकिन रिप्रोडक्टिवली क्या है, आइसोलेटेड है, दे आर कॉल्ड सिबलिंग या क्रिप्टिक स्पीसीज। ये था आपका स्पीसीज कंसेप्ट। टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट क्या कहता है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या कहता है। टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट कहता है कि कोई दो ऑर्गेनिज्म जिनके आउटर पेरेंट्स अलग है, सॉरी, जो कोई दो ऑर्गेनिज्म या एनी ऑर्गेनिज्म जिनके आउटर पेरेंट्स सेम है, दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। और बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहता है कि एनी ऑर्गेनिज्म जिसके आउटर जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। तो ये आपका टॉपिक था स्पीसीज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जीनस। हैव ए नाइस डे।